नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आज उत्तराखंड की खबरों में हम नजर डालेंगे कि कहां-कहां उत्तराखंड में कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनसे राहत मिल रही है, कहां एक प्लांट जहरीला धुआं, मौत का धुआं छोड़ रहा है। तमाम बड़ी खबरों पर हम अपना उत्तराखंड में नजर डालेंगे आज। तो वहीं बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के कंटेनमेंट जोन के बाहरी क्षेत्रों में सभी गतिविधियों को छूट दे दी गई है। अब दूसरी जगह से आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। तो वहीं बॉर्डर पर होने वाली रैंडम सैंपलिंग भी नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार शाम को एसओपी जारी की। उन्होंने कहा कि नए मानक 1 फरवरी से लागू होंगे। तो वहीं एसओपी के मुताबिक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही एसओपी में सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक संस्थान और धार्मिक सभाओं के आयोजन में लोगों के शामिल होने की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। इन कार्यक्रमों में लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। तो दूसरी ओर राज्य सरकार कुंभ क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर कोविड-19 की जांच की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर सरकार ने कुंभ तैयारियों की पूरी रिपोर्ट एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगुड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, कोरोना की जो गाइडलाइन थी एक बार उसमें फिर से राहत मिलती दिखाई दे रही है। क्या कुछ इसमें कोरोना की गाइडलाइनों को लेकर छूट दी गई है सरकार की तरफ से, और किन किन इलाकों में ये छूट नहीं रहेगी? बिल्कुल भानु, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुक्रवार देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नई गाइडलाइन जो जारी की थी, इसमें जो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की में जो लिखा था कि अनलॉक के तहत यहाँ पर जो छूट दी गई है, जैसे कि बाहरी प्रदेश से जो लोग आते हैं और उन्हें पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लेकिन अब इसमें पूरी तरीके से छूट है। हर गतिविधियों को यहाँ पर छूट दी गई है, जैसे कोई धार्मिक आयोजन करा रहा है या फिर कोई भी शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पर जो लोगों की संख्याओं में जो है वहाँ इसमें छूट दी गई है। लेकिन दूसरी ओर जो कंटेनमेंट जोन घोषित की गई है सरकार द्वारा, यहाँ पर उन लोगों को लिए ये राहत नहीं दी गई है, क्योंकि उन लोगों को कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे भी नई जो यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है सरकार प्रशासन द्वारा, उसके तहत यहाँ पर हर किसी जो लोग बाहरी राज्य से आ रहे हैं, प्रवेश करते हैं, उनको पूरी तरीके से छूट दी गई है। और कोई भी यहाँ पर धार्मिक आयोजन जो भी किए जाते थे, उसमें अब कोई भी संख्या नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रियंका, क्या हम ये मान सकते हैं कि इस छूट के बाद जो हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित हो रहा है वहां भी यही मानक तय होंगे, यही गाइडलाइनें रहेंगी? जो गाइडलाइन अब तक जारी थी वो खत्म हो जाएंगी कुंभ मेले में भी? बिल्कुल, देखिए, अब जो महाकुंभ मेला का आयोजन जल्द ही होने वाला है, अब ऐसे में जो सरकार द्वारा गाइडलाइन निकाली जाएगी, नई एसओपी अलग से राज्य सरकार इसके लिए जारी करेगी, वो बिल्कुल उसमें अलग सी चीज़ें रखी जाएंगी। क्योंकि अब देखिए, बाहरी क्षेत्रों से लोग आएंगे कुंभ महाआयोजन में, और यहाँ पर सरकार द्वारा पहले ही कहा गया है कि जो भी यहाँ पर कुंभ मेले में आएगा तो उसके लिए उन्हें 72 घंटे पहले कोरोना की जांच करानी होगी। अगर वो नेगेटिव है तभी वो महाकुंभ मेले में प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार ने तो एसओपी जारी कर ली है कुंभ को लेकर, तो वही अब कुछ समय बाद जो सरकार है वो एक बार केंद्र सरकार के सामने चीजें रखेंगी, और उसके बाद जो राज्य सरकार है वो महाकुंभ मेले के लिए एसओपी जारी करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अब राज्य की सीमा पर जो बाहरी लोग आएंगे, उत्तराखंड में जो एंटर करेंगे, उनकी अब रैंडम सैंपलिंग नहीं होगी। साथ ही सिनेमा घर,
फुल क्षमता के साथ खुलेंगे। स्विमिंग पूल में भी लोग आ जा सकते हैं, वहाँ कोई बंदिश नहीं होगी। और हरिद्वार में जो मेला लग रहा है कुंभ का, उस वहाँ भी जो गाइडलाइंस थी उनमें भी अब ढिलाई देखने को मिलेगी। दिल्ली के इजरायली दूतावास के सामने हुए बम धमाके ने जहां दिल्ली से दहल गई, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के अनुसार संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके तहत उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके हरिद्वार इस समय संवेदनशील जिला है। आगामी दिनों में हरिद्वार में महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना और भी जरूरी हो जाता है। कुंभ के मद्देनजर प्रशासन ने चौकसी और कड़ी कर दी है। इसके साथ ही पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों को भी इस दौरान पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इस पर हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ चौकसी बरती जा रही है? हालांकि कल इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है इजरायली दूतावास के सामने, उसके बाद उत्तराखंड में क्या कुछ अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया क्या है? क्योंकि इस वक्त देश की निगाहें हैं उत्तराखंड पर, महाकुंभ होने जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा। देखिए भानु, आपने कि जो है कुंभ का आयोजन यहाँ पे अपने चरम पे है, तमाम तैयारियां चल रही हैं। उसको लेकर के अलग से बैठक, मंत्रणाओं का दौर लगातार जारी है। जो है मुख्यमंत्री खुद उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और ऐसे में जो है दिल्ली में जो कल इजरायली दूतावास के बाद जो हमला हुआ है, उसको लेकर के एकदम से अलर्टनेस जो है बहुत और बढ़ा दी गई है। तो कुंभ को लेकर के पहले से ही हालांकि जो है थोड़ी सी अलर्टनेस थी, लेकिन जो कल की घटना हुई है उसके बाद से एकदम अलर्ट मोड पे आ गया है। पूरा जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनमें अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन जो हाई अलर्ट है वो नैनीताल, उधम सिंह, हरिद्वार और देहरादून, ये 4 जिलों में किया गया है जी। और ये इसमें से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाएं जो है उत्तराखंड से कई जिलों से लगती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो है थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। सभी एसएसपीओ को, ये चारों जिलों के एसएसपीओ को जो है खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कम से कम आप यहाँ से जो सीमाएं हैं, सीमाओं पे जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो वाहन हैं उनकी सतर्क जो है चेकिंग की जाए। जितने लोग हैं उन सब पे जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके वाहन के नंबर खुद जो है आप यहाँ पे रजिस्टर बना करके उनकी चेकिंग की जाए। उसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक स्थल है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, या जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पे किसी तरीके के ये तो है, ये सब चीजों को लेकर के भारी सतर्कता बरती जा रही है। चेकिंग अभियान लगातार जारी है। सीओ के नेतृत्व में टीमें बना दी गई हैं। और जो है हम अगर बात करें नैनीताल के, उधम सिंह नगर के, रोकेंगे भूपेन जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हमारे साथ हरिद्वार के एसएसपी भी जुड़ गए हैं, सेंथिल अवधई कृष्ण राज एस जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश की जा रही है जी भूपेन जी। लेकिन जिस तरह से जो धमाका हुआ है, जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर जरूर इस वक्त पैदा होगा, एक नेगेटिविटी आएगी। तो उस नेगेटिविटी को, उस डर को दूर करने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? ये देखिए, आपने ठीक कहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको लेकर के कुंभ के, मैंने जैसा आपको बताया कि कुंभ को लेकर के पहले से ही थोड़ी अलर्टनेस थी। तो पहले से ही इस तरीके से जो तमाम इंटेलिजेंस इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, हमारी जो है विजिलेंस की टीमें हैं, इंटेलिजेंस की टीमें हैं, और जो एलआईयू लोकल लेवल पे जी रोकना चाहूंगा भूपेन जी, मैं आपको, हमारे साथ एसएसपी हरिद्वार से जुड़ गए हैं सेंथिल अवधई कृष्ण राज एस जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू सर, दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाका होता है तो एक मन में डर आना लाजमी है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, पूरे देश की, पूरी दुनिया की नजरें हैं हरिद्वार महाकुंभ को लेकर। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस दरमियान? क्योंकि धमाका जरूर दिल्ली में हुआ है, डर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में खौफ जरूर एक बनता है। हमारे इसमें पूरा तैयार है। हम जैसा कल का घटना के बाद जो हाई अलर्ट कर रखा है, और इसमें जो है हमारा बॉर्डर्स है वहाँ जो है लगातार हमारा चेकिंग चल रही है। और शायद अंदर भी कहाँ भीड़ भाड़ इलाका है जी, वहाँ जो है हम फोर्स लगा के चेकिंग कर रहे हैं। बॉर्डर्स का चेकिंग है, अंदर का चेकिंग है, और सत्यापन जो है जैसा ये कुंभ का
मद्देनजर जो है सत्यापन लगातार हमारा टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल दुरुस्त है और पूरा कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन सेंथिल जी, क्या और भी अब जाब्ता बढ़ाया जाएगा, पुलिस संख्या और भी बढ़ाई जाएगी इस घटना के बाद से? नहीं, हमारा अभी जो है हमारे पास कितना फोर्स है, सब लोगों का चेकिंग और अलर्टनेस के लिए हमने लगा रखा है जी। सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ाना, होटल ढाबे का चेकिंग करना, इम्पोर्टेंट प्लेसेस का जो है चेकिंग करना, इस टाइप का चीज में लगा रखा है। अभी जरूरत पड़ेगी तो और भी इसका जो है बल थोड़ा बढ़ाया जाएगा। ठीक है। लेकिन सेंथिल जी, जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ जांच का दायरा बढ़ा है या कुछ और नियम कानून बढ़ाए गए हैं? जो भी आ रहे हैं उनको बॉर्डर में हम चेकिंग कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनको बॉर्डर में चेकिंग कर रहे हैं। हमारी टीम को ब्रीफिंग भी कर रखा है कि जो भी बाहर से आते हैं उनका जो है चेकिंग सही तरीके से करें, ताकि उनका असुविधा भी ना हो और हमारा सुरक्षा का कवच भी सही रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए भूपेन जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे एसएसपी हरिद्वार से, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, पर्याप्त हमारे पास जांच की मशीनें हैं, जांच सही तरीके से हो रही है। जो हमारी मॉनिटरिंग हो रही थी वो पहले भी इसी तरह से हो रही थी और अभी भी हो रही है, हम पहले से ही सतर्क हैं। कहा आपने, देखिए कुंभ में, हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, तैयारियां चल रही हैं, तमाम जो पहले से अलर्ट मोड पे थी, लेकिन ये जो कल की घटना है उसके बाद से थोड़ी सी और जो है अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, क्योंकि 13 जिलों का ये प्रदेश है और जिसमें से जो 4 जिले हैं, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून और हरिद्वार जो है देखिए उस कुंभ के लिहाज से और सेंसिटिव हो जाते हैं और इनकी जो है सीमाएं लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर से। तो वहां पे जो घटना के बाद से जो है डीजीपी अशोक कुमार सराफ की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम जो इकाइयां हैं वो एकदम अलर्ट मोड पे आ जाएं। कल रात को भी एसएसपी नैनीताल ने और एसएसपी देहरादून, हरिद्वार सबने आपस में इनकी बैठक, आपस में जो अधिकारियों के साथ, मातहत कर्मचारियों के साथ बैठक के बाद ये इंस्ट्रक्शन दिए कि तुरंत जो सार्वजनिक स्थल है वहां पे जो है गश्त बढ़ा दी जाए। वहां पे जो तमाम लोग हैं, आवाजाही वाले जो सतम चौराहे हैं, इलाके हैं, उनकी पूरी निगरानी की जाए। सीसीटीवी जो खराब है उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए। जो बॉर्डर एरिया है जहां पे छोटे वाहन, बड़े वाहन आते हैं, उन छोटे से बड़े वाहनों के पूरे उनके फोन नंबर, उनके चालकों के मोबाइल नंबर और उन वाहनों के नंबर को नोट किया जाए। और किसी भी प्रकार की अगर कहीं से भी कोई किसी तरीके से कोई घटना मिलती है, कोई संदिग्ध गतिविधि के बारे में किसी की जानकारी होती है, तो वो तुरंत आपस में शेयर की जाए, ताकि उस पर कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना यहाँ ना होने पाए। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम अपडेट्स देने के लिए। आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है, तो उत्तराखंड में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में प्रदेश संगठन की ओर से गांधी पार्क में उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी ने किसानों और महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता ने पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनके आखिरी शब्द हे राम देश को जोड़ने के लिए थे। महात्मा गांधी जी को आज हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए और उपवास का कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया। आप सब भली भांति परिचित हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है पूरे विश्व को दिखाने का काम किया और उन्होंने देश को हे राम के शब्द पर हर समुदाय को एकत्रित करने का काम किया। लेकिन आज अजीबो गरीब विडंबना है कि कुछ लोग आज उसी भगवान राम के शब्द पर देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं।
तो बता दें कि बापू को आज नमन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा है, उनको नमन किया। श्रद्धांजलि एवं उपवास कार्यक्रम उन्होंने चलाया। इस दरमियान उन्होंने कहा कि बापू ने विश्व को दिखाया सत्य और अहिंसा का मार्ग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा, कार्यक्रम चलाया। पुण्यतिथि की महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं उपवास कार्यक्रम। और इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद। मथुरा दत्त जोशी जी, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उपवास कार्यक्रम रखा गया है, तो किस लिए आपने आज ये उपवास कार्यक्रम रखा है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया था जी, और अहिंसा के रास्ते पर ही चलकर हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, ये बात महात्मा गांधी जी ने की जी। और किसानों के बारे में स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसान अन्नदाता है और उसकी खबर लेना या उसके बारे में सोचना हर सरकार का धर्म बनता है, हर सरकार का कर्तव्य बनता है। जी जी। लेकिन जिस प्रकार इस सरकार ने किसानों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया, किसानों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया, 3 काले कानून थोप कर बिना किसान प्रतिनिधियों से बात करके, बिना किसी राजनीतिक दल से, जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल हैं उनसे बात किए बिना काले कानून पास किए, उसके खिलाफ जो कल दिल्ली में घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे 26 जनवरी की घटना है, चाहे कल की घटना है, उस घटना के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में गांधी जी की मूर्ति के आगे हमने ये उपवास रखा कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान और वो किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लें और जिस बात को किसान कह रहे हैं किसान की बात को माने। और अगर किसानों के साथ अगर कोई भी सरकार, कोई भी शासक अगर किसानों के हित में काम नहीं करता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस बात को लेकर हमने आज, और जो किसान हताहत हुए हैं, जिन जो किसान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने उपवास गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठकर ये उपवास। तो इस उपवास को लेकर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं मथुरा दत्त जी? सरकार को संदेश देने का कोई सवाल नहीं है। सरकार संदेश कौन दे सकता है? लोकतंत्र में कभी भी हठधर्मिता से सरकारें नहीं चलती हैं, तानाशाही से सरकारें नहीं चलती हैं जी। रास्ते खुले रहने चाहिए। बातचीत के, अगर आप बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहते हो तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र में सबसे अच्छा रास्ता कहा जाता है। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने हठधर्मिता की, तानाशाही की, फांसीवादी रास्ते पर केंद्र सरकार चल रही है और किसानों की सुन नहीं रही। आप देखिए 2 महीने से भी ज्यादा हो गया है, 65 दिन के लगभग हो गए हैं, किसान धरने पर बैठे हैं और एक मान किसान कह रहे हैं जिस बात को। तो अगर सरकार को किसी भी लोकतंत्र में, लोकशाही में ऐसा नहीं होता कि आप आंदोलन को दरकिनार कर दो, आंदोलनकारियों की बात को आपको सुनना पड़ेगा और आपको सुनना भी चाहिए। इसलिए सरकारें चुनी जाती हैं, हठधर्मिता से कोई काम नहीं होता है। इसलिए हमने केंद्र सरकार जो हठधर्मिता कर रही है उसके खिलाफ तो किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए ये उपवास किया जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बद्रीनाथ हाईवे से सटे शिवनंदी में लगे हॉट मिक्स प्लांट से निकल रहे जहरीले धुएं से पूरे क्षेत्र में जहां वायु प्रदूषण हो रहा है तो वहीं बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा हर दिन सुबह क्षेत्र में धुंध होने के साथ
पेड़ पौधों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द इस प्लांट को हटाया नहीं गया तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। दरअसल चारधाम परियोजना के तहत शिवनदी में हाईवे से सटकर आबादी वाले क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया है, जिसके आसपास शिवनदी, सौंड, भटवाड़ी, मदोला, कोटी, निर्वाली, धारकोट समेत कई गांव आते हैं। हॉट मिक्स प्लांट से क्षेत्र में जहरीला धुआं उठने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो वहीं क्षेत्र के बीमार लोग इससे और ग्रसित हो रहे हैं। मैं यहाँ पे छुट्टियों में आता हूँ हर साल, ठंडी को छुट्टी हो या दिवाली की छुट्टी हो। और जब मैं आया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, बल्कि मुझे ज़्यादा लगा कि यहाँ पे ज़्यादा खतरा है। वहाँ पे तो हमको पता है कि वहाँ पे वो देश की राजधानी है, पर यहाँ पे तो पहाड़ हैं, यहाँ पे तो लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पर जब हम यहाँ के रोडें देखेंगे, यहाँ की हालत देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बाहर से आना पसंद करेगा। और यहाँ पर जिस पर्यावरण में हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी उम्र कम हो रही है, यहाँ के बुढ़ों को खांसी हो रही है और काफ़ी अन्य यहाँ पे दिक्कतें हमको दिख रही है। आज हमने स्थानीय लोगों की शिकायत पर शिवनदी स्थित हॉट मिक्स प्लांट का मौका मुआयना किया। यहाँ पर हॉट मिक्स प्लांट से उठ रहे धुएं के चलते आसपास के गांवों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। विषैली गैस के चलते स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। इसका विरोध कई बार स्थानीय लोग कर चुके हैं, हॉट मिक्स प्लांट को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं भी किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। यह जो हॉट मिक्स प्लांट लगा है नियम विरुद्ध स्थापित किया गया है, मानकों के विपरीत किया गया है, क्योंकि जहां पर यह प्लांट लगा है वहां से अलकनंदा नदी की दूरी मात्र 200 मीटर है। इसके साथ ही हाईवे से सटकर इस प्लांट को लगाया गया है। बस्ती के नज़दीक कभी भी प्लांट नहीं लगना चाहिए। इससे कई तरह का पॉल्यूशन होता है, डस्ट पॉल्यूशन अलग होता है, और ये डस्ट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी प्रकार के प्राणियों के लिए ये नुकसानदायक है। इससे जानवर बीमार हो जाते हैं, चारा ख़त्म हो जाता है, बस्ती की बस्ती ख़राब हो जाती है, लोगों में ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बस्ती के नज़दीक होना गलत है, सरासर गलत है। प्रशासन तो यहाँ पे कई बार 2-3 बार तो पुलिस ही आ चुकी है, लेकिन फिर वही हो जाता है कि बड़े लोग हैं तो गांव वाले को ज़्यादातर हमें सप्रेस कर दिया जाता है। इस मामले में हम कुछ कह नहीं पाते। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम ही कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, हमें ही कुछ दिक्कत है। दिक्कत तो सभी को है, लेकिन लोग डर जाते हैं आने के लिए, तो फिर कोई नहीं आया, हम ही लोग यहाँ पे आए हैं। और दिक्कत तो क्या बताएं कि धुआं तो एकदम इन्होंने कर रखा है। यहाँ आप आसपास भी देख सकते हैं कि पूरा वेजिटेशन ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। पशुओं को खिलाने के लिए यहाँ पे घास नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोगों की जीवन है हमारा पशुओं से चलता है, खेती बाड़ी से। इनका पूरा कंस्ट्रक्शन ने हमारी नहरें तोड़ दी हैं, सिंचाई का, यहाँ पे हमारी पानी की जो पाइपलाइन थी वो भी ये लोग तोड़ चुके हैं। और इस पर रुद्रपुर से और अधिक इस पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, जिस तरह से लगातार इस प्लांट से जहरीला धुआं निकलने की बात यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कही जा रही है, तो क्यों प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता है? क्या प्रशासन को इस फैक्ट्री से उगलता हुआ धुआं दिखाई नहीं देता? जी बिल्कुल, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवनदी के पास ये हॉट मिक्स प्लांट पिछले करीब 1 वर्ष से लगा हुआ है, लेकिन लगातार इस हॉट मिक्स प्लांट से विषैला धुआं आ रहा है और पूरे क्षेत्र में इससे वातावरण प्रदूषित हो रखा है। जबकि जो आसपास की आबादी है, यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे इनको सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग और बच्चे खासतौर पे इनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्रामीण हॉट मिक्स प्लांट स्थल पे आंदोलन कर चुके हैं, इसको बंद करने के लिए, अन्यंत्र शिफ्ट करने के लिए मांग कर चुके हैं, लेकिन जो
कार्यदायी संस्थाएं हैं और पुलिस प्रशासन के दम पर ग्रामीणों को धमकाया जाता है, डराया जाता है और इसके बाद पुनः ये सुचारू रूप से चालू रहता है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें प्रशासन दमनकारी रवैया अपना रहा है और जो ग्रामीणों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हॉट मिक्स प्लांट से जो विषैला धुआं आ रहा है उसने पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रखा है। इसका पूरा खासतौर पर हमने जब पर्यावरण भूपेंद्र भंडारी, क्या ये प्लांट मानकों के अनुरूप चल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जिस तरीके से, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है और बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग से ये लग के यहाँ पे स्थापित किया गया है, जबकि इससे मात्र 100 से 200 मीटर के दायरे में इसके नीचे अलकनंदा नदी बहती है। तो ऐसे में साफ तौर पे कहा जाता है, क्योंकि आबादी के बीच में भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानकों को ताक पे रखकर ये स्थापित किया गया है। जबकि जो यहाँ के स्थानीय लोग जब भी हॉट मिक्स प्लांट लगाते हैं तो आबादी वाले क्षेत्र से काफी दूर इसको लगाया जाता है, जबकि नदी वाले क्षेत्र से भी काफी दूर इसको लगाया जाना चाहिए था। लेकिन इसको हम प्रशासन का एक दमनकारी रवैया कहेंगे कि एक दादागिरी के रूप में इसको आबादी के बीचों बीच स्थापित किया गया है, जबकि यहाँ पे जो ग्रामीणों का जंगल है, नदी है, वो भी बिल्कुल पास में है। तो ऐसा कहीं ना कहीं मानकों को बिल्कुल इसके विपरीत ये लगाया गया है। ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, हो हल्ला किया जा चुका है, प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन किसी भी स्तर पर ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से ये रवैया रहा और जिस तरीके से पूरे वातावरण को इस विषैले धुआं फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका जीना दुष्कर हो ही रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।